नमस्कार। चलिए एक ऐसी सिचुएशन सोचते हैं जिसमें भारत की दौलत को बांटने के सारे नियम रातों रात बदल दिए जाएं। एक ऐसा बदलाव जो ये तय करेगा कि किस राज्य को खजाने से कितना हिस्सा मिलना है। और ये कोई छोटा मोटा नीतिगत बदलाव नहीं है, ये भारत का अपना मनी बॉल मूवमेंट है। एक ऐसा पल जहां डेटा और परफॉर्मेंस हर राज्य का आर्थिक भविष्य फिर से लिखने वाले हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये पूरी की पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। पैसा जरूरत के हिसाब से बंटना चाहिए या फिर सफलता का इनाम होना चाहिए? क्या हमें उन राज्यों को ऊपर उठाने पर ध्यान देना चाहिए जो पीछे रह गए हैं, या फिर उन राज्यों को और ताकत देनी चाहिए जो पहले से ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार दे रहे हैं? यही वो कश्मकश है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ है 16वें वित्त आयोग से, जिसकी कमान संभाल रहे हैं अरविंद पनगड़िया। इन्होंने हाल ही में 2026 से 2031 के लिए पैसों के बंटवारे का एक नया ब्लूप्रिंट पेश किया है। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, ये तो खेल का पूरा रूलबुक ही बदल रही है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 41%। ये केंद्र के टैक्स का वो हिस्सा है जो राज्यों में बांटा जाता है। और मजे की बात जानते हैं क्या है? ये बदला ही नहीं है। तो फिर इतना हंगामा किस बात का है? अगर कुल पैसा उतना ही है तो फिर ये इतना बड़ा भूचाल क्यों माना जा रहा है? और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, केक का साइज तो वही है, लेकिन उसे काटने का तरीका, उसकी रेसिपी पूरी तरह से बदल दी गई है। असली खेल इस बात में नहीं है कि केक कितना बड़ा है, बल्कि इस बात में है कि अब उसका हर टुकड़ा किसे और कैसे मिलेगा। तो ये नए नियम हैं क्या? देखिए, अब तक जो सिस्टम चलाया था वो काफी हद तक जरूरतमंद राज्यों की मदद करने पर टेका था, लेकिन अब वो सोच बदल रही है। अब हम एक मदद वाले मॉडल से मेहनत का इनाम वाले मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये है असली गेम चेंजर। पहली बार किसी राज्य का असल आर्थिक प्रदर्शन, मतलब देश की जीडीपी में उसका सीधा सीधा योगदान, उसे 10% वेटेज देगा। ये एक जबरदस्त बदलाव है। पहले टैक्स एफर्ट जैसी थोड़ी धुंधली चीजें देखी जाती थीं, पर अब बात हो रही है सीधे सीधे नतीजों की। ये एक साफ इशारा है कि सिस्टम अब जरूरत से ज्यादा काबिलियत को तवज्जो दे रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक शब्द को फटाफट समझ लेते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का लेन देन कैसे होता है। इसे एक तरह से घर का बजट बनाने जैसा ही समझिए, बस बहुत बड़े पैमाने पर। तो सवाल ये उठता है कि इस टफ लव वाले रवैये के पीछे की सोच क्या है। इसके जो पैरोकार हैं वो कहते हैं कि ये कंजूसी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को मॉडर्नाइज करने और देश की तरक्की को एक नई रफ्तार देने का तरीका है। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जीडीपी योगदान को इनाम देकर ये दक्षिणी राज्यों की उस पुरानी शिकायत को भी शांत करता है जिन्हें लगता था कि उन्हें अच्छे प्रदर्शन की सजा मिल रही है। दूसरी बात, ये सभी राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देता है। और तो और ये स्थानीय शासन को मजबूत करता है और पैसों के मामले में पारदर्शिता भी लाता है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। और ये बदलाव सिर्फ राज्य के लेवल पर ही नहीं रुक रहा, ये नीचे जमीनी स्तर तक जा रहा है। पंचायतों और नगर पालिकाओं को मिलने वाले करीब 8 लाख करोड़ रुपए में से 20% हिस्सा अब उनके काम से जोड़ा जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर बेहतर सेवाएं देनी है तो ही पूरा फंड मिलेगा, वरना नहीं। आयोग अब फिजूल खर्ची पर भी लगाम कस रहा है, जिसे फिस्कल पॉपुलिज्म कहते हैं। यानी वो चुनावी वादे जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर देश की तिजोरी पर भारी पड़ते हैं, अब उस पर रोक लगेगी। बजट के बाहर से उधार लेने के रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं और राज्यों के लिए 3% घाटे की एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। मतलब अनुशासन ही अब नया मंत्र है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। जो आलोचक हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये टफ लव कहीं उल्टा न पड़ जाए। क्या हम तरक्की की चाह में असमानता को और ज्यादा बढ़ाने का जोखिम तो नहीं ले रहे? सबसे बड़ी चिंता ये है कि इससे अमीर राज्यों के लिए एक वर्चुअस साइकिल यानी तरक्की का पहिया और तेज घूमेगा, जबकि गरीब राज्यों के लिए एक विश्वस साइकिल यानी मुश्किलों का एक ऐसा दुष्चक्र बन सकता है जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाए। मतलब जो पहले से अमीर हैं उन्हें और पैसा मिलेगा, जिससे वो और अमीर होंगे और पिछड़े राज्य शायद और पिछड़ते चले जाएंगे। और यहीं एक बहुत बड़ा झटका लगता है।
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करना। ये वो पैसा था जो कई राज्यों को तनख्वाह और पेंशन जैसे जरूरी खर्चे चलाने के लिए मिलता था। ये उनके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह था। अब उस सेफ्टी नेट को हटाना ऐसा है जैसे किसी को अचानक बिना सहारे के छोड़ देना, जिससे एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। ये एक बहुत बड़ा दाव है। हम यहाँ भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच की टक्कर देख रहे हैं। एक सोच जो हर कीमत पर कुशलता और तरक्की चाहती है, और दूसरी जो बराबरी और सबको साथ लेकर चलने पर जोर देती है। चलिए इसे आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ जीडीपी को वेटेज देने से ग्रोथ को बूस्ट मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पिछड़े राज्यों के लिए सजा जैसा हो सकता है। ग्रांट्स बंद करने से अनुशासन आता है, पर यह कमजोर राज्यों को बिना किसी सहारे के भी छोड़ देता है। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अगर इस पूरी रिपोर्ट को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: ये हक से काबिलियत की तरफ एक शिफ्ट है। यानी अब मदद मिलना कोई गारंटी वाला अधिकार नहीं होगा, बल्कि ये वो चीज़ होगी जिसे अपना प्रदर्शन दिखाकर कमाना होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम गाजर और छड़ी के मशहूर नीति की तरह देख सकते हैं। गाजर है जीडीपी से जुड़ा इनाम जो अच्छा काम करने पर मिलेगा, और छड़ी है वो सख्त वित्तीय अनुशासन जो नियम तोड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये दांव एक ज्यादा अमीर भारत बनाएगा या फिर एक ज्यादा बटा हुआ भारत? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, भारत के आर्थिक संघवाद का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो चुका है।